हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगी और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिसेंटली जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ है 2025 में, उसका हम जीएस 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाला है, 10 रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन 10 में आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें ये बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, क्या हमें उसका जो रिजल्ट है सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर ही देखने को मिलता है। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करके अपने आंसर लिखने थे। तो देखिए, सबसे पहले मन में सवाल यही आता है कि जब हम यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जीएस 1 के लिए हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो जीएस 1 के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपके पास चारों कंप्लीट होना चाहिए, जैसे आर्ट एंड ओ सॉरी एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री के बाद आपका आता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल के बाद आपका कंप्लीट होना चाहिए मॉडर्न। एंड मॉडर्न के बाद आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट। ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के बाद आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आपको जीएस 1 के लिए। जीएस 2 के लिए अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जीएस 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, डेवलपमेंट रिलेटेड। जीएस 3 के लिए इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंड फूड, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। जीएस 4 के लिए आपको एथिक्स, इंटरफैक्ट्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशंस, पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है सिर्फ जीएस जीएस 1, 2, 3 एंड 4 के लिए मैंने बताया। ऑप्शनल का अलग सब्जेक्ट होता है, अलग सिलेबस होते हैं। ऐसे का टॉपिक अलग होता है। बाकी जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, एक होता है मतलब इंग्लिश कंपलसरी होती है, बाकी आप कोई भी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें आपसे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आज के टाइम पे हमें ग्लोबलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो हमें सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर ही देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके आंसर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्रेसिव कंज्यूमर जो कल्चर है वो होता क्या है, या हम कहते किसे हैं। देखिए, इसका सीधा सीधी मतलब है कि ऐसे सोसाइटी से जहाँ पे ज़्यादा खरीद और खर्च करने की आदत होती है लोगों के अंदर में। इसमें लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं और खर्च करते हैं, यानी कि जो भी पैसे होते हैं वो खर्च करते हैं। इस बेसिस पे जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, फैशन चल रहा होता है, और जो मार्केट होते हैं वो इसी बेसिस पे काम करते हैं कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो लाइव केयर मतलब इन रियलिटी केसेस है वेस्ट बंगाल में आज से 2 साल पहले। वहाँ पे क्या हुआ था, एक फैमिली ने अपने 8 महीने के बच्चे को सिर्फ आईफोन के लिए बेच दिया था। क्यों? क्योंकि उनको शो ऑफ करना था, यानी कि जो एग्रेसिव जो कंज्यूमर है, मीन्स जब भी कोई कस्टमर कोई भी लग्जरी आइटम खरीदता है तो उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सोसाइटी में वो दिखा सके। तो इस तरीके से दिखावे के लिए क्या होते हैं, लोग चीज़ों को खरीदते हैं। तो क्या सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का हमें यही परिणाम देखने को मिलता है, यही एक रिजल्ट देखने को मिलता है एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? तो नहीं, ये एक रिजल्ट है, लेकिन सिर्फ यही नहीं देखने को मिलता, इसको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इसकी जो मुख्य बातें होते हैं ना, यानी कि अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं
सबसे पहले इसमें इंक्रीज होता है हमारा क्या, मेटेरियलिज्म। इसमें हमारा क्या बढ़ता है, मेटेरियलिज्म बढ़ता है, यानी कि चीज़ों को हम स्टेटस का सिंबल बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें रोलेक्स वॉच की, आईफोन की, या हम किसी व्हीकल मतलब कॉस्टली व्हीकल की बात करते हैं, लग्जरी व्हीकल की बात करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, हमारा एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ब्रांड ब्रांड ऑब्सेशन। ब्रांड ऑब्सेशन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ब्रांड ऑब्सेशन, ब्रांड ऑब्सेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ बड़े ब्रांड के पीछे ही लोग क्या करते हैं, भागते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, आईफोन है, मैकबुक, ये सब लग्जरी आइटम है। रोलेक्स या लग्जरी गाड़ियाँ, महंगे जो महंगे जो गुड्स होते हैं, लाइक जैसे महंगे बैग, बेल्ट, कपड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़े ब्रांड के पीछे भागते हैं। उसके बाद आता है ओवर कंजप्शन। ओवर कंजप्शन, ओवर कंजप्शन का मतलब क्या होता है, हम इसमें वो चीज़ भी खरीदते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली हम किस टाइम पे खरीदते हैं, फेस्टिवल के टाइम पे। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो कंपनियां होती हैं वो थोड़ी सी जो लग्जरी आइटम होती हैं उसको वो थोड़ी से प्राइस उसको डिस्काउंट करके वो क्या करती हैं, बेचती हैं। तो लोग अपने बेनिफिट के लिए वो चीज़ें भी खरीदना शुरू कर देते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको इसमें देखने को मिलेगा लाइफ स्टाइल प्रेशर। लाइफ स्टाइल प्रेशर, अब लाइफ स्टाइल प्रेशर मतलब कि दूसरों की तरह हमें दूसरों की तरह हम दिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें पैसे को खर्च करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन का मतलब ज़्यादा कंजप्शन से क्या होता है, पॉल्यूशन और वेस्ट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक एग्जांपल और समझिए, जल्दी जल्दी कपड़ों का ट्रेडिशन चेंज होता है, हर नए साल पे फ़ोन चेंज होता है, तो लोग क्या करते हैं, फ़ोन लेना स्टार्ट कर देते हैं। फेस्टिवल पर अननेसेसरी की चीज़ों पे हम क्या करते हैं, पैसों को खर्च करते हैं। एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वजह से हमारा जो खर्च होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर किसे कहते हैं, या हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया, अब हम उसके आंसर पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन को, उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कंज्यूमर कल्चर, एक्सप्लोर द ग्लोबल ब्रांड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक आइटम के डिफरेंट डिफरेंट कंपनी और उसके ब्रांड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कुछ लोग लैपटॉप की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के लैपटॉप आपको देखने को मिलेंगे, HP का, लेनोवो का, डेल का, मैक, एप्पल का, डिफरेंट टाइप्स के। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आज ये सारी चीज़ें हमें क्या देखने को मिलता है, पॉसिबल देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम मेटरलिज्म एंड कंजप्शन की बात करते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया एग्रेसिव कंज्यूमर में। फिर इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे आज के टाइम पे हम AI की बात करते हैं, ये क्या एक एग्जाम्पल है किसका, एडवांस टेक्नोलॉजी का, जो आज हम इजीली यूज कर पा रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट है ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही देखने को पॉसिबल है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है, कल्चर एक्सचेंज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं क्या है, कल्चर भी एक्सचेंज होते हैं। जैसे अगर हम हिंदुज़म की बात करते हैं, या जो हिंदुज़म की जो आइडियोलॉजी है वो आपको आउट ऑफ नेशन भी फॉलो करते हुए कुछ लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारी कंट्री में ही। तो ये क्या एक कल्चर एक्सचेंजेस है कि हमारी जो संस्कृति है वो बाहर के देशों में अपनाई जा रही है, बाहर की कुछ संस्कृति हम अपने देशों में अपना रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, कल्चर एक्सचेंज का। जैसे आज के टाइम पे जो मोस्टली यूथ है हमारी कंट्री के अंदर में वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रही है। तो ये क्या है, एक इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। जैसे अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, KFC की बात करते हैं, तो इनका जो फूड कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सीधा सीधा आप समझिए, जो लोगों का जैसे फूड कल्चर है, क्लॉथ कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही क्या हो पाती हैं, एक्सचेंज हो पाती हैं, पॉसिबल हो पाती हैं।
कल्चर एक्सचेंज में मैंने आपको बताया अभी जस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास ग्लोबल कॉरपोरेशंस। हम एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं, कॉरपोरेट करते हैं। जैसे एमएनसी की बात करते हैं, जो भी एमएनसी कंपनी होती है उसमें अलग अलग नेशंस के जो एम्प्लॉयज होती हैं वो काम करते हैं। जैसे यूएसए की कंपनी है, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, तो हमारी कंट्री के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ काम करेंगे, यूएसए के वर्कर्स वहाँ पे जो कंपनी की ब्रांच होगी वहाँ काम करें। तो इस तरीके से ग्लोबली कॉरपोरेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं क्या करती है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है उसको भी क्या करती है, क्रिएट करने का काम करता है। मैनी ऑफ जो पीपल्स हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं, उनको जो एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड कराती है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। इनोवेशंस इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज के अंदर में आपको नए नए बदलाव, नए नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं किसके वजह से, ग्लोबलाइजेशन के वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को ही प्रमोट नहीं करता, इसके दूसरे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ कंज्यूमर कल्चर तक ही लिमिटेड नहीं है, या इसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सच है कि ग्लोबलाइजेशन ने लोगों को ग्लोबल ब्रांड, फास्ट फूड चेन, फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग तक पहुंचा दिया है, जिससे कंजप्शन और भी ज़्यादा क्या है, तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो सिर्फ यही तक नहीं, इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फास्ट कम्युनिकेशंस देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन से भी ग्लोबलाइजेशन का ही क्या है, एक रिजल्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए इंडियन आईटी और सर्विस इंडस्ट्रीज ग्लोबल मार्केट में आपको मिलियंस ऑफ पीपल्स को क्या मिला है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर कल्चर तो फैला ही है, लेकिन ये केवल उसी तक की लिमिट नहीं है, इसके और भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, मल्टीडिमेंशनल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके हम इस आंसर को हम कंप्लीट कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जो हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा 250 वर्ड्स में, जो कि 15 मार्क्स का था। तो यूपीएससी 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछती है, यानी कि हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन होते हैं आपके 10 मार्क्स के, जिसमें आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। और 11 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं 15 मार्क्स के, जो कि आपको 250 वर्ड्स में क्या होता है, लिखना होता है। तो कल से हम लॉन्ग क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।